गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहली बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये वीडियो वायरल होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द यूनिक वीडियो ऑन द फर्स्ट टाइम ऑफ यूट्यूब। मचा डालो गाइस, मचा डालो। हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो गाइस 2010 से पढ़ा रहा हूं, 10 साल ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाया और अनअकैडमी पे 1 साल लाइव पढ़ा रहा हूं, अनअकैडमी प्लस, और 3 साल से खुद का यूट्यूब चैनल है। अगर कोई एक सवाल इस दरमियान मुझे सबसे ज्यादा नजर आया है तो वो SP5 हाइब्रिडाइजेशन का नजर आया है। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर्स भी ये मुझसे पूछा करते हैं कि SP5 तुम बार बार यूज करते हो, SP5 क्या होता है, क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है SP5 हाइब्रिडाइजेशन? और सच पूछा जाए तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर और फैकल्टीज को भी ये बोलते हुए सुना है कि SP5 नाम की कोई चीज नहीं होती है। आज मैं जांच करूंगा, पड़ताल करूंगा ऐसे बहुत डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मॉडलिंग का यूज करते हुए और डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल मॉडलिंग का यूज करते हुए और साथ ही साथ कुछ बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हुए बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको समझाऊंगा कि SP5 हाइब्रिडाइजेशन होता है या नहीं होता है। पूरा प्रैक्टिकल प्रूफ रहेगा, थ्योरेटिकल डेरिवेशंस रहेंगे, मैथमेटिकल टूल रहेगा, मॉडलिंग के डिफरेंट ग्राफ्स आपके पास प्रेजेंट किए जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और अपने दिमाग में उतार लेना कि आखिर SP5 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके एप्लीकेशंस कहां-कहां है। हर एक चीज की डिटेल में पड़ताल की जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरी जोश, एनर्जी, जुनून और रिदम के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हर वीडियो में जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेक श्योर गाइज आपने पेन और नोटबुक लेके बैठे हो। और गाइज पूरी वीडियो देखना, फिर से बता रहा हूं, पूरी वीडियो देखना, बिकॉज इससे बढ़िया कंसेप्चुअल वीडियो आपको हमारी 200 वीडियो में से नहीं मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल वीडियो। नाउ गाइज क्लोज योर आइज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ? मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, तो बूम बूम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है SP5 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहली चीज SP5 हाइब्रिडाइजेशन। देखो मेरे भाई, अगर आपका नॉलेज बिल्कुल धरातल पर है, बेसिक लेवल पे है, तो आपको SP5 सुनते साथ आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि SP5 का मतलब क्या सर? X प्लस PX प्लस PY प्लस PZ। हो गए P खत्म? तो क्या सर जी आपने अपने नाम पे 1-2 P लिखवा लिए क्या? PMK सर, P गुरुजी, ऐसे करके आपने SP5 बना दिया है क्या? ये 2 नए P ऑर्बिटल क्या आपने अपने घर से निकाले हैं क्या? माय आंसर इज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुच्छ बात है ये मेरे नाम पे कोई P ऑर्बिटल ऐड नहीं हुआ है मेरे भाई। एक्चुअली हैं तो 3 P, हैं तो एक ही S, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जब ये कंबाइन हो रहे थे तो वो डिफरेंट है। क्या मतलब है इसका? SP5 का मतलब गाइज ये है कि 1/6s कंबाइन हो रहा है 5/6p, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरीके से कंबाइन हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, SP5 का मतलब ये नहीं है कि 5 p ऑर्बिटल मिल रहे हैं। यार ये तो 1% भी नहीं बोला, अभी 99% और आएगा। इसका मतलब है कि 1/6s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5/6p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। इसके वजह से एक नए तरह का हाइब्रिडेशन आएगा, दैट इज SP5। अभी रुको, अभी हुआ नहीं, अभी बहुत कुछ होगा। समझना सबसे पहले गाइस, अब यहां पर कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज गाइस मैं आपको यह बताऊंगा, जो साइक्लोप्रोपेन आप देखते हो, मैं एक रेफरेंस एग्जांपल लेने जा रहा हूं साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन का मतलब हम बात करने जा रहे हैं C3H6 की। गाइस देखिए, आपने इसको देखा होगा, ये इस तरह का होता है, बिल्कुल इस तरीके का होता है। या गाइस अगर हम इसको लिखना चाहें, ध्यान से देखिएगा, तो इस तरीके से लिखते हैं CH2 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 लिखते हैं ना, इसी तरीके से तो लिखते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है गाइस, देखो, या तो गाइस अगर हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिलाना है, बस मैं आपको समझा रहा हूं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिलाना है तो हम इसको एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिला दें, तो इसके वजह से जो गाइस बॉन्ड बन रहा है दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। एग्री करते हो? अरे हां बिल्कुल एग्री करते होगे। दूसरा गाइस ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, अगर मान लो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसके वजह से जो बॉन्ड बन रहा होगा
वो बॉन्ड पाई बॉन्ड रहा होगा। गाइस एक नई तरह की चीज आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि दो ऑर्बिटल कुछ एंगल पे आके मिल रहे होंगे, जैसे यहां पर मिल रहे हैं, अगर आप इसको इंटर ऑर्बिटल एंगल की बात करें तो कुछ एंगल पे ये कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ थीटा एंगल पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो गाइस इस तरह के बॉन्ड को हम एंगुलर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर बॉन्ड, या गाइस हम इसको बोलते हैं व्हाट? बेंट बॉन्ड। हम इसको क्या बोलते हैं? बेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो गाइस यहां पे जो आप साइक्लोप्रोपेन देख रहे हैं ये बेंट बॉन्ड है। मतलब अब आपको लगेगा नहीं सर ये हम नहीं मानते, हम तो सर इसको सिग्मा ही बोलेंगे, हम इसको सिग्मा ही बोलेंगे। देखो पाई तो लग नहीं रहा है, तो बेंट आपने नई चीज बताई, ये तो हम सिग्मा ही बोलेंगे। और जब आप ऐसा सोच रहे हो आप बहुत ही फंडामेंटल बात कर रहे हो, आप साइंस से कई लाइट ईयर पीछे की बात कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूं। गाइस देखो दो तरह के मॉडल्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। गाइस एक चीज यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। क्या बोलते हैं? DFT। सुनिएगा ध्यान से सुनिए और लिखिएगा। सबसे पहली एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। गाइस ये एक तरह की कंप्यूटेशनल क्वांटम मैकेनिकल मॉडलिंग थ्योरी है। क्या है? कंप्यूटेशनल मैकेनिकल क्वांटम थ्योरी है, या हम इसको बोल सकते हैं कंप्यूटेशनल क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है। अब इसमें गाइस मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा आपके स्क्रीन पे, इस चीज के प्रूफ में, इस चीज के प्रमाण में कि ये सिग्मा नहीं होता, पाई नहीं होता, बेंट नहीं होता। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आइसो सरफेस ऑफ द लैप्लासियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या दिखा रहा हूं? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आइसो सरफेस ऑफ द लैप्लासियन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये थी गाइस पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ELF। अब ELF क्या होता है? स्क्रीन पे देखिए, ये होता है इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन फंक्शन। अब गाइस आप ELF को देख के और आप लैप्लासियन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख के आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये बहुत ही एडवांस केमिकल टूल्स हैं। आपको क्लियर नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि ये सिग्मा नहीं है, ये बेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहली चीज आप ये दिमाग में रखिए, जो साइक्लोप्रोपेन की हम केस स्टडी कर रहे हैं, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, फिर से स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये बेंट बॉन्ड है, मुड़ा हुआ बॉन्ड है इस तरीके से। तो गाइस आपको समझ में आ गया, DFT का यूज करते हुए और ELF दिखाते हुए मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं स्क्रीन पे कि ये बॉन्ड जो है ना तो सिग्मा है ना ही पाई है, ये एंगुलर या बेंट बॉन्ड होता है। ओके गाइस, पहले ये प्रूफ हो गया, तभी तो मैं आपको डायग्राम बना के समझा पाऊंगा। आप देखिए गाइस, ध्यान से देखिएगा गाइस। अब इसमें क्या होता है, जो ये आपके कार्बन है, बहुत ध्यान से देखिए, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन और ये तीन कार्बन, ठीक है, समझना। अब यहां से गाइस क्या होता है, ये इसका पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका यहां से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये एक दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां से लीजिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया। ठीक, समझने की कोशिश करना। ये तीन कार्बन थे, अगर गाइस हम इन तीनों को मिला दें, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के तीन कार्बन है। अब गाइस यहां से आप ले लीजिए एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहां से ले लीजिए एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहां से ले लीजिए एक हाइड्रोजन है, यहां से ले लीजिए एक हाइड्रोजन है, यहां से ले लीजिए गाइस एक हाइड्रोजन है, यहां से ले लीजिए एक हाइड्रोजन है। ठीक, बिल्कुल क्लियर। गाइस आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, बिल्कुल 60 डिग्री है। ठीक है, परफेक्ट। गाइस अभी जो मैंने आपको ELF दिखाया और DFT का यूज किया था मैंने, इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन फंक्शन से ये देखा जाता है कि ये वाला जो, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल और ये जो एंगल, आप इंटर न्यूक्लियर एंगल, इंटर न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस को मिलाने वाला एंगल, वो 60 डिग्री है। और ऑर्बिटल के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसको, ये अरे बेटा ये वाला एंगल, ये इसको हम बोलते हैं इंटर ऑर्बिटल एंगल। तो देखा जाता है कि अगर हम sp3 मानेंगे तो वो बॉन्ड एंगल 109.28 आएगा और इंटर न्यूक्लियर एंगल 60 डिग्री है। तो दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसके वजह से ये ऑर्बिटल एक नए जगह पे आकर सिमट जाता है। ये वाला जो आप देख रहे थे ऑर्बिटल और ये वाला जो देख रहे थे न्यूक्लियर, इसके बीच का एंगल पाया जाता है EFT का यूज करके 21 डिग्री। उसी तरीके से अगर आप यहां से देखेंगे तो ये एंगल पाया जाता है एक्सपेरिमेंटली 21 डिग्री। कितना पाया गया? 21 और 60, मतलब इसके ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल जो हो गया। अगर हम बात करते हैं, फिर ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी, यहां से यहां से यहां से, तो गाइस यहां पर जो इंटर ऑर्बिटल एंगल हो गया
ऑर्बिटल के बीच का एंगल हो गया तो कितना, देखिए इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल 60 डिग्री ये हो गए, 21 ये 21 ये, तो कितने हो गए 60 प्लस 2 इंटू 21, मतलब कितने हो गए 102 डिग्री हो गया। अच्छा दूसरी चीज गाइस, ये जो हाइड्रोजन के बीच की एंगल है ना, ये भी बहुत जबरदस्त एंगल है। ये गाइस पाया जाता है लगभग में 118 डिग्री। हम इसको कैलकुलेशन पर्पज से 120 डिग्री लेके चलते हैं। मतलब गाइस देखा यह जाता है कि हाइड्रोजन के बीच का एंगल 118 डिग्री है, 120 के अप्रॉक्स है, और जो ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल है सेम आप इसको भी ले सकते हैं यहां से तो ऑर्बिटल के बीच का एंगल 102 डिग्री है, और हाइड्रोजन के बीच का एंगल, मतलब अगर हम बात करें किसकी, HCH की, तो ये लगभग में 118 डिग्री है। हम इसको 120 डिग्री के आसपास का ले सकते हैं। परफेक्ट गाइस, ओके। अब गाइस अगर हमें चेक करना हो कि इस बार ध्यान से सुनना कि ये जो हमें ऑर्बिटल नजर आ रहा है, ये जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहा है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में P का कितना कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज मुद्दे की मेन जो इस पूरे आर्गुमेंट का जो सेंटर है वो P है, ना कि S तो एक ही था। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो SPA है। क्या है, SPA। ओके ग्रेट। अगर ये SPA है तो एक बहुत ही कॉमन रिलेशन होता है 1 + A cos α = 0। ये गाइस एक बहुत ही कॉमन रिलेशन है जो कि यूज किया जाता है P एक्सटेंट को निकालने के लिए। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, जरा रुकिए। तो गाइस अगर मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज करूं 1 + A क्या है, P का एक्सटेंट, यहां पे लिख लीजिए वेयर A = अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल का कितना एक्सटेंट लगा है ये आपका A को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 + A cos अल्फा कितना आया है, अल्फा अभी आया इंटर ऑर्बिटल एंगल 102 डिग्री, तो इसका वैल्यू पुट कीजिए cos 102 डिग्री = 0। तो गाइस कितना आ गया 1 + A cos 102 को आप कैलकुलेट करके देखिए -0.2 आएगा आपके पास = 0। अब अगर गाइस आप यहां से A का वैल्यू पुट कीजिएगा तो माइनस निकालिएगा तो -1 / -0.2 आएगा, जो लगभग में कितना आएगा, लगभग क्या पूरा 5 बार में कटेगा। मतलब जिस A की वैल्यू की आप बात कर रहे थे A 5 आ रहा है और आपका हाइब्रिडेशन जो आ रहा है वो SP5 आ रहा है। रुको अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये SP5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, SP5 आ रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल्स यूज किए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑर्बिटल यूज किए जा रहे हैं जो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, सुनिएगा ध्यान से, जो कार्बन के बीच की बॉन्डिंग हो रही है उसमें SP5 यूज किया जा रहा है। लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं HCH की तो वो हमें लगभग में 120 डिग्री का दिख रहा है। अब 120 डिग्री देखने का ये मतलब है कि जो कार्बन, ध्यान से देखिएगा, जो ये कार्बन था, ये जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का हेड ऑन ओवरलैपिंग करा रहा है, ये तो इसके वो SP5 वाले थे इस तरफ, और ऊपर में जो यहां पे जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, प्रोटॉन के साथ, और ये बीच का एंगल 120 डिग्री होने की वजह से ये इस बात को प्रूव करता है कि कार्बन अपने आप से जुड़ने के लिए SP5 का यूज कर रहा है, पर प्रोटॉन से जुड़ने के लिए SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज कर रहा है। ओ माय गॉड, अभी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या आ गया है, कंक्लूजन क्या निकला है कि भैया साइक्लोप्रोपेन में कार्बन आपस में जो बॉन्डिंग किया वो SP5 का यूज करके किया, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग किया वो SP2 का यूज करके किया। अब जमाना बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा कि सर एक ही एटम, सर फिर से बोलना, एक ही एटम अपने आप कार्बन से जुड़ने के लिए SP5 ले रहा है, वही एटम अपने हाइड्रोजन या प्रोटॉन से जुड़ने के लिए अपना SP2 एक्सटेंट यूज कर रहा है। हो बहुत ड्रामा, बहुत नाटक, क्या है ये, कैसे? अब खलबली मच गई है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगले स्लाइड में कि ये SP5 का यूज कर रहा है कार्बन के साथ और SP2 का यूज कर रहा है इसके साथ। मैं डिफरेंट PDF रेफरेंस भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये आपके दिमाग में ना हाई वोल्टेज करंट देगा और आपको एक अलग ही दुनिया में ले चलेगा। वेलकम टू IITian
कंक्लूजन एक्सप्लेन्स, मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं और ये है कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि हमने जो ये बोला है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऑर्बिटल कार्बन यूज कर रहा है, ये sp2 ऑर्बिटल के पार्ट को यूज कर रहा है और इस पार्ट को जो यूज कर रहा है दैट इज sp5। अब हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि हमने सही लिया है या नहीं लिया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा sp5 में, देखना ध्यान से। तो गाइस सबसे पहली चीज आप ये देख लीजिए, जो एंगल की बात कर रहे हैं CCC एंगल की बात, मतलब CC इस तरफ से एंगल की बात कर रहे हैं, कार्बन एंगल की बात कर रहे हैं, इस तरफ से एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल गाइस आपको कितना आ गया है 102 डिग्री, और आप जो HCH एंगल की बात कर रहे हैं वो लगभग में 118 था, हमने उसको 120 माना और इसी कंक्लूजन पे हम आए हैं। तो गाइस देखिएगा ध्यान से, अगर हम एक लाइन में समझाने की कोशिश करें, जो कि आपका शुरू का असम्पशन था कि एक S और 3 P है, मतलब सर ओवरऑल जो आप ले रहे थे वो एक S था और आपके पास 3 P थे, मतलब PX, PY और PZ, मतलब आपके पास ओवरऑल तो sp3 था। अब हम देखते हैं कि sp3 की स्पैनिंग कैसे हुई है, sp3 किस स्पैन में टूटा है उसको समझिए। तो गाइस सबसे पहली चीज मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा। मान लो 4 spa ऑर्बिटल, मान लो spa ऑर्बिटल या सिस्टम के लिए हम इसी चीज को चेक करके देखते हैं, फॉर एनी spa। अब गाइस एक बात बताओ, यहां पर टोटल ऑर्बिटल का अमाउंट कितना आया, टोटल ऑर्बिटल का अमाउंट कितना हुआ, एक S है और P जो है वो A अमाउंट है, मतलब टोटल कितना है 1 + A। पहले आप बताओ ये समझ में आया, मतलब S जो है वो 1 है, अरे S 1PA, तो टोटल कितना हो गया, S और P मिला टोटल कितना हो गया 1 + A हो गया, तो टोटल 1 + A हुआ। ठीक है, तो अगर हम S अमाउंट की बात करते हैं, अगर हम S अमाउंट की बात करते हैं इन SPA सिस्टम के अंदर, तो किसी SPA, अरे मान लो ना, हम अभी नहीं मानते sp5 था, हम प्रूफ करके देखेंगे sp5 था या नहीं था। तो S का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, S 1 था और टोटल कितना था 1 + A, तो 1/1 + A हो गया। अच्छा अब बताइए, अगर हम बात करते हैं P के एक्सटेंट की, P अमाउंट इन SPA सिस्टम, अगर SPA सिस्टम है और हम इसमें P की बात करें तो P कितना है, A है, PA है और टोटल कितना है 1 + A है। इतना अमाउंट हमारे पास रहा होगा S और P का किसी SPA सिस्टम में। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब हम किसी एक सिंगल कार्बन पे चेक करते कि भैया तुमने अपने किस किस आजुओं बाजुओं का उपयोग किया है, तुमने कैसे sp2 लिया, तुमने कैसे sp5 लिया है, तो जोड़ने के बाद sp3 आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो गाइस हम चेक करते हैं फॉर ए सिंगल कार्बन, हम क्या कर रहे हैं फॉर ए सिंगल, क्योंकि तीनों के तीनों कार्बन आइडेंटिकल है, या तो ये लें या तो ये लें या तो ये लें, एक ही जैसी बात है। फॉर अ सिंगल कार्बन, एक सिंगल कार्बन के लिए समझिए अमाउंट ऑफ पहले हम निकालते हैं S अमाउंट, किसके लिए निकाल रहे हैं, S के लिए निकाल रहे हैं। S का अमाउंट निकालते कितना हुआ है, फॉर S अमाउंट ऑफ S यूज्ड फॉर बॉन्डिंग विथ प्रोटोन, हमने प्रोटोन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, इस बॉन्डिंग के लिए कितना S यूज किया। तो गाइस जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं कि जब हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या लिया था, sp2 लिया था, तो कितना हो जाएगा हमारे पास sp2। तो S के लिए मैंने अभी बताया क्या आपके पास था 1/1 + A कितना आया 2 आया, तो ये कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक, अब देखो अमाउंट ऑफ क्या S यूज्ड फॉर बॉन्डिंग विथ कार्बन। अब गाइस कार्बन के साथ जब हम बॉन्डिंग कर रहे थे तो sp5 लिए थे, हमने किस सिस्टम का यूज किया था, sp5 का, तो कितना हो गया 1/1 + sp5, A का वैल्यू कितना है 5, कितना हो गया 1/6। अब आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ S यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, टोटल कितने अमाउंट S यूज हुए। तो देखो इसका हमारे पास वैल्यू कितना आया, एक का 1/3, तो S में इसने 2 प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो वैल्यू कितनी होगी 1/3 प्लस
1/3। ये जो कंटेंट S का आया है, ये वाला पार्ट इधर से कितना आया आपके पास 1/6, एक इधर से 1/6, एक इधर से 1/6, तो 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 ऐड करो, कितने हो गए? ये यहां से हो गया 6, यहां से हो गया 2 2 4 और 2 6, 2 + 2 + 1 + 1 6/6 = 1। टोटल मिला के कितना S यूज किया गया है? तो S = 1 यूज किया गया। देखा आपने, इस कार्बन ने अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू सिर्फ S को, एक को यूज किया है, ओनली एक S यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं P की, अब हम बात करते हैं P की, देखते हैं। तो हम सेकंड लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 जैसे हमने S के लिए निकाला था, अब हम निकालेंगे 4 P अमाउंट के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ P यूज्ड for bonding with S, हाइड्रोजन, बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन या प्रोटोन, हाइड्रोजन या प्रोटोन। प्रोटोन के साथ जब इस कार्बन H के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो इन ऑर्बिटल्स में इसने कितने P को कंज्यूम किया? तो P के लिए अभी अभी मैंने बोला A/1 + A। तो चूंकि हमें पता है कि ये sp2 वाला केस है, तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो गया A2/1 + 2, तो हमारे पास कितना हो गया? 2/3 हो गया 2/3। देख लीजिए, यही हुआ ना, A का वैल्यू हो गया 2 और ये 1 + 2, तो P 2/3, मतलब 2/3 यहां यूज किया, 2/3 यहां भी यूज किया होगा। इसके साथ कितना यूज किया? अमाउंट ऑफ, अभी पता चल जाएगा, अमाउंट ऑफ P यूज्ड फॉर बॉन्डिंग विथ कार्बन। भैया कार्बन के साथ इसने कितना P यूज किया? ये तो समझ में आया कि इसके साथ P यूज किया 2/3, इसके साथ 2/3, अब इसके और इसके साथ कितना हुआ? तो इसके लिए हमने क्या लिया था? sp5, तो क्या हो जाएगा? A/1 + A, तो A कितना हमारे पास हो गया? 5/1 + A, मतलब हो गया 6। टोटल मिला के यूज हुआ 5/6। तो टोटल अमाउंट ऑफ P यूज्ड, टोटल अमाउंट of P used during बॉन्डिंग, एक कार्बन ने बॉन्ड बनाते टाइम टोटल कितने P यूज किए? तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 5/6 प्लस 5/6, चलिए ऐड करके देखते हैं कितना होगा? 6, यहां से हो गए कितने? 4 4 8, और यहां से कितने होगा? 10, 18/6 18/6, कितने आए काट के? 3। मतलब क्या चला? पता ये चला कि टोटल मिला के S का यूज किया गया 1 और P का यूज किया गया 3। हेंस प्रूव्ड, टोटल मिला के इस कार्बन ने अपने sp3 कंपोनेंट को स्पैन कर लिया, sp3 की स्पैनिंग की, और ये स्पैनिंग करके 2 पार्ट में यूज किया। इस कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है वो sp5 स्पैनिंग की हुई है, और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग हुई है वो sp2 की स्पैनिंग हुई है। और अभी अभी मैंने आपको दिखाया टोटल मिला के S जो यूज हो रहा है वो 1 यूज हो रहा है, और टोटल मिला के P जो यूज हो रहा है वो 3 यूज हो रहा है। मतलब स्पैनिंग इज इक्वल टू sp3। मतलब गाइस टोटल इसके पास sp3 ही है, बट जो बॉन्ड बनाते टाइम ये यूज कर रहा है अपने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वो अलग अलग है। कहने का मतलब मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, बट उस 10 रुपए को मैं जो यूज कर रहा हूं अलग अलग चीजों के साथ, वो अलग अलग वे में यूज कर रहा हूं। मैं हो सकता है 3 रुपए 7 रुपए में भी यूज करूं, हो सकता है 4 रुपए और 6 रुपए में भी यूज करूं, हो सकता है 1 रुपए और 9 रुपए में भी यूज करूंगा मैं 10 रुपए ही यूज। ठीक उसी तरीके से ये कार्बन sp3 को ही यूज कर रहा है, पर कार्बन आपस में बॉन्डिंग बनाने के लिए sp5 को ले रहा है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए sp2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है, जिसको मैंने DFT और ELF का यूज करके मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ प्रूफ करके दिखा दिया कि sp5 कैसे होता है। इज देयर एनी डाउट?
क्या किसी को एक जरा भी डाउट होगा कि sp5 कैसे आया? आज के बाद से कोई भी sp5 बोलना दैट इज अ स्पैनिंग, दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर sp3 अपने आप को दो अलग अलग तरीके से तोड़ के यूज कर रहा है। यही तो साइंस है मेरे भाई, यही तो इसकी खूबसूरती है, यही तो है साइंस। एक ऐसी चीज है जहां पे आर्गुमेंट होता है, जहां पे लॉजिकल बात होती है, फैक्ट्स का यूज किया जाता है। अगर गाइस ये sp5 नहीं होता तो जानते हो क्या होता? जानते हो क्या होता? मैं तुम्हें समझा सकता हूं ये भी गाइस, एक सेकंड के लिए तुम समझो। मान लो हमारे पास sp5 है, sp5 है, अगर हम यहां से परसेंटेज s निकालते हैं तो कितना आता है? 1/6 into 100 आता है, मतलब लगभग में 16% आ रहा है। और अगर हम परसेंटेज p निकालते हैं तो कितना आ रहा है? 5/6 into 100 आ रहा है, मतलब 84% आ रहा है भाई। 84% p कैरेक्टर का मतलब तुम समझते हो? 84% p कैरेक्टर का मतलब है दिस इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड, बिकॉज परसेंटेज p कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी. It is directly proportional to the awareness to the nucleus. This is far much away from the nucleus. That means guys, ये जो परसेंटेज p कैरेक्टर है बहुत आसानी के साथ अटैक कर सकता है ब्रोमीन पे, बहुत आसानी के साथ अटैक कर सकता है नॉर्मल HBr का. यही रीजन है गाइस कि जब तुम इन साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन, इस साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन Br2 के साथ करते हो तो ये गाइस टूट जाता है इस तरीके से Br में. अगर ये बॉन्ड इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, अगर ये sp3 होता, क्या तुम्हें लगता है? क्या तुम्हें लगता है ये रिएक्ट करता? आप लोग ने स्ट्रेन है भाई, स्ट्रेन वाली यही वाली बात हो गई कि मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं जिसको सब कुछ आता है. अरे नहीं, जरा सा प्रिसाइज वे में, स्पेसिफिक वे में बात की जाए तो ये Br2 से इसीलिए रिएक्ट कर रहा है बिकॉज इसके जो ये बॉन्ड तुम देख रहे हो ना, दिस इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ द 84% कैरेक्टर ऑफ द p अमाउंट यूज्ड हियर. यहां पर 84% यूज किया गया है p अमाउंट, इसीलिए गाइस ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है. गाइस अगर तुम इसको HBr के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो एडिशन रिएक्शन करते हुए ये प्रोपाइल ब्रोमाइड देता है. यही तो प्रैक्टिकल है. हमने मैथमेटिक्स का यूज किया, हमने इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन फंक्शन का यूज किया, हमने डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी का यूज किया, हमने आइसो सरफेस ऑफ द लैप्लासियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज किया, मैथमेटिक्स का यूज किया, प्रूफ करके दिखा, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दिए. ब्रोमीन के साथ ये क्यों रिएक्ट करता है, HBr के साथ क्यों रिएक्ट करता है. दिस इज ऑल अबाउट sp5 हाइब्रिडाइजेशन. अधिक जानकारी चाहिए? डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत बढ़िया PDF के लिंक डाल रखे हैं, पढ़ो और समझो. गाइस हर चीज लॉजिकल होती है, बस जरूरत होती है समझने की. आई होप मैंने sp5 आपको डिटेल में समझा दिया. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे काम करता है गाइस, ये नॉरबोर्नाइल कटायन के केस में भी काम करता है. चूंकि ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, ये बॉन्ड इतने ज्यादा एनर्जेटिक हैं कि अगर तुम यहां पर पॉजिटिव लगा दोगे तो ये कूद के रेजोनेंस करेंगे, धूमधाम से रेजोनेंस करेंगे, जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस या बेंड बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं. क्यों ये टूट रहा है इतनी आसानी से? भैया ये बॉन्ड 84% p कैरेक्टर रखते हैं, इतने ज्यादा एनर्जेटिक बॉन्ड है कि टूट पड़ेंगे इसके वेकेंट ऑर्बिटल पे. समझ में आ रही है? हर चीज दिख रहा है कैसे रिलेटेड है, हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, बस पता होना चाहिए कि ये रिलेशन काम कैसे करता है. एवरीथिंग इज लॉजिकल. अब मैं समझा पाया, डांसिंग रेजोनेंस भी बता दिया, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, मॉडलिंग, ग्राफ सब समझा दिया. उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया. बहुत एफर्ट के साथ वीडियो बनाई है, थी तो बहुत नॉर्मल बात, पर बहुत एनर्जी के साथ बनाई है. हमें कमेंट करके बताना एफर्ट कैसा लगा और मजा आया या नहीं आया. शेयर जरूर करो, शेयर करो, हर जगह पहुंचाओ, वायरल करो इस वीडियो को. ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.